हाँ दोस्त, तो आप सब लगातार परेशान थे कि सर कब तक आ जाएगा इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिस्ट। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक का अब टाइम ही आया। अब एक महीना पेपर का बचा हुआ तकरीबन। तो इस 3 दिन में मैं आपको तीनों पेपर के डाल दूंगा। आज मैं CFR डाल रहा हूँ, कल 9 तारीख को डाल दूंगा कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट, और 10 तारीख को डाल दूंगा SPM बिजनेस वैल्यूएशन के। CMA फाइनल सिलेबस 2022 और सिलेबस 2016 दोनों के इम्पोर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी मैंने बना दी है और दोनों के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसलिए दोनों कोर्स के लिए रेलेवेंट है। पहले सिलेबस 22 का देखते हैं। सिलेबस 22 में कैटेगरी ए में हमने टॉपिक रखा है बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये तो आपको रखना ही है, ये नॉर्मली हर बार रिपीट होने वाले टॉपिक है, जिससे हर बार क्वेश्चन आपको देखना ही मिलना है। उसके बाद आ गया रेवेन्यू। रेवेन्यू का इस बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है। इम्पेयरमेंट, ये हमारे पास कैटेगरी ए में है। फॉरेन एक्सचेंज, फेयर वैल्यू और ऑपरेटिंग सेगमेंट, ये आपको मैंने कैटेगरी ए के टॉपिक बताए हैं। कैटेगरी बी में NBFC, डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनकम टैक्स वाला स्टैंडर्ड इंड AS 12, लीज, अकाउंटिंग पॉलिसी वाला स्टैंडर्ड 8 और गवर्नमेंट अकाउंटिंग। सर गवर्नमेंट अकाउंटिंग से तो क्वेश्चन आना ही है, आपने को इसको कैटेगरी बी में क्यों रखा, ए में रखते। गवर्नमेंट अकाउंटिंग को कैटेगरी बी में इसलिए रख रहा हूं मैं क्योंकि अब ये क्वेश्चन करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब भी हमारे पास में थ्योरी क्वेश्चन का चॉइस रहे और प्रैक्टिकल आता हो तो थ्योरी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि थ्योरी में 100% मार्किंग तो कभी पॉसिबल होती नहीं। इसलिए मैंने इसको बी में रखा, ये जानते हुए कि इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन हाँ, आप में से किसी का अगर इस चैप्टर पे अच्छा कंट्रोल है तो आप उसको कैटेगरी ए में डाल सकते हैं। और कैटेगरी सी में बाकी जो बच गए टॉपिक्स वो हैं, जैसे PPE है, बिजनेस, हमारे पास बोरोइंग कॉस्ट है, इंटेंजिबल एसेट्स है और अदर्स है। क्योंकि इनके क्वेश्चंस पिछले बार एग्जाम में अच्छे खासे आ गए थे, तो मुझे उम्मीद नहीं लग रहा कि इस बार इसके क्वेश्चन आएंगे। लेकिन स्टिल एग्जामिनेशन को कभी कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता। ये एक मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन और एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पे एक चीज बनाई है। दो चीज और ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये वीडियो कई सारे लोग देखेंगे, वो भी देखेंगे जो मुझसे पढ़ रहे हैं, वो भी देखेंगे जो मुझसे शायद नहीं पढ़ रहे हो, वो भी देखेंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो। स्टडी मटेरियल के अंदर भी चैप्टर का वेट लिखा हुआ है, वो वेट एग्जाम में फॉलो नहीं होता। इसलिए स्टडी मटेरियल के वेट के हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसको छोड़ देना, क्योंकि वो वेट कभी फॉलो नहीं करते, बस स्टडी मटेरियल में लिखते हैं, इसलिए उसका रेलेवेंस खत्म है। अब इधर आ जाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मैं आपको बता देता हूं। हमारा जो नया अभी जो मैं बैच रिवाइज कर रहा हूं, उसके बारे में वैसे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 2-3 बातें बोल देता हूं। जो नया बैच हमने रिवीजन शुरू किया 15 जुलाई से, आपके जुलाई के एग्जाम के कंडक्ट होने के बाद, तो उसमें जो 15 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर हमने हर चैप्टर में MCQs बहुत बढ़ा दिए। मुझे पहले से इस बात की उम्मीद थी कि चूंकि CA इंस्टीट्यूट के अंदर हर पेपर में 30-30 नंबर का MCQs हो गया है, तो आज हो या कल हो यहाँ भी 30-30 नंबर का MCQ जरूर होगा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि दिसंबर से ही हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कर दिया तो अच्छी बात है। MCQs में दोस्त दो चीजें हैं, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से देखना। MCQs बढ़ना जितना अट्रैक्टिव लगता है उतना ही वो लॉस मेकिंग भी है, क्योंकि MCQs बहुत छोटे छोटे टिक मार्क वाले नहीं आते फाउंडेशन की तरह कि आप टिक कर देंगे। वैसे आपने देखा भी है पास्ट में, MCQs में यहाँ सॉल्व करने होते हैं। जो क्वेश्चन पहले 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर में आए, उन्हीं क्वेश्चन को 2 नंबर में MCQs में पूछ देते हैं। तो देख के लगता है बड़ा, लेकिन एक्चुअल में बड़ा नहीं होता, क्योंकि आपसे कोई प्रेजेंटेशन नहीं मांगा जाता, आपसे सिर्फ पूछा जाता है बताओ करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो आपको MCQs पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर 30 मार्क्स का MCQ आता है और आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो 30 मार्क्स से MCQs आपका 1 से 1.5 घंटा कंज्यूम कर जाएगा, और फिर आपको लगेगा कि इंस्टीट्यूट ने हमारे साथ नाइंसाफी कर दी। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड यही है, MCQs में भी लेंथ अच्छे होते हैं। यहाँ तो ACCA के अंदर इंटरमीडिएट में अच्छे अच्छे लेंथ वाले क्वेश्चन MCQs में आते हैं। तो MCQs पे अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। हमने आपको जो बुक दे रखी है उसमें भी MCQs लगाए, आपके स्टडी मटेरियल के जितने MCQs हैं सब उसमें भी लगाए भी हैं और क्लास में करवाए भी हैं, क्योंकि मैं सिर्फ MCQs देने में विश्वास नहीं रखता, मैं सारे MCQs जो रखते हूँ क्लास में खुद ही करवाते हैं। लेकिन अगर आपसे पॉसिबल हो, टाइम परमिट करे, तो नए वाले बुक से MCQs कर लेना। नए वाले बुक की PDF मैंने लिंक पे डलवा दी,
तो उससे आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये सिलेबस 22 के लिए बोल रहा हूँ, सिलेबस 16 वाले बच्चे को वो एमसीक्यूज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर टाइम मिले तो, नहीं मिले तो कोई ऐसा नहीं है कि उस एमसीक्यूज के पीछे अपना वक्त खराब करना है। और कुछ क्वेश्चन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नए वाले टॉपिक से अगर आप कर सकें तब, ये मैंने लिस्ट बना दी है क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन के लिस्ट हैं, ये क्वेश्चन आप कर लेना। अगर आप कर पाओ तो नए वाले जो अभी किताब रिवाइज हुए, मतलब जो लेक्चर अभी रिवाइज हुआ है, उसमें हमने हर चैप्टर के अंत में स्कैनर बनाए। पिछले 12-13 अटेम्प्ट का स्कैनर है। आप बोलेंगे 12-13 अटेम्प्ट का आप स्कैनर लाए कहां से? इन डेज तो सिलेबस 22 में एप्लीकेबल ही हुआ है, सिलेबस 16 में उन्होंने नोटिफिकेशन तो दिया था, क्वेश्चन कभी पूछा नहीं, तो इन डेज के क्वेश्चन कहां से आए? अब देखो, आपको भी अगर कोई स्कैनर देगा तो स्कैनर जो बनाएगा 10 अटेम्प्ट, 12 अटेम्प्ट, 15 अटेम्प्ट जो भी, तो वो क्वेश्चन कहां से देगा? जहां पे सिमिलर एग्जाम हो रहे हैं, सीए के एग्जाम से क्वेश्चन डालेंगे स्कैनर बनाने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में तो पास्ट में इंडेक्स के क्वेश्चन आए नहीं, जुलाई से स्टार्ट ही हुए हैं, तो एक ही एग्जाम हुआ है अभी। तो मैंने सीए के एग्जाम के हिसाब से स्कैनर बना दिया और आपके भी जुलाई के एग्जाम को उस स्कैनर के अंदर अरेंज कर रखा है। तो अगर आप स्कैनर कर पाओ तो कर लेना, नहीं कर पाओ तो उसके चक्कर में हाइपर टेंशन मत ले लेना, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन ले लेंगे तब भी एग्जामिनेशन में आपको नुकसान हो जाएगा। मैंने जो इतना मेजर रिवीजन किया और इतने सारे क्वेश्चन डाले हैं, वो जून 2024 और उसके बाद के एग्जामिनेशन को देखते हुए डाले। बहुत सारे बच्चे जैसे नया सिलेबस डाला वो डर गए, मैं सर मेरा कैसे होगा, मैं तो पहले पढ़ लिया, आपने पहले नहीं बताया, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अरे दोस्त, आपको जो पहले भी बैच का जो आप जिसको भी रिकॉर्डिंग मिला है वो कंप्लीट है, आपके स्टडी मटेरियल का हर एक सवाल उसमें कवर्ड है, उसके अलावे भी बहुत सारे सवाल कवर्ड हैं। लेकिन अब की बार जो आया है वो इंस्टीट्यूट ने जो पहला एग्जाम दिया जुलाई में, उसके डेप्थ को देखते हुए फ्यूचर में और वो कितना चीज बढ़ा सकते हैं, उसके बेसिस पे हमने इतना मेजर रिस्ट्रक्चरिंग किया है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपने जो पढ़ा है वो भी बहुत है। आप अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छी रखते होंगे और आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी, तो आप एग्जाम में अगर कोई नया भी क्वेश्चन आ जाएगा तो जरूर सॉल्व कर देंगे। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए, जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए उसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना। हाँ, अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये जो मैंने आपको गाइड किए हैं ये कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन जून 2024 और उसके बाद के बच्चों के लिए ये कर लेना जरूरी है। क्यों? मैंने लेक्चर सारे लिंक पे अपलोड करवा दिए नए वाले, उसके लिए मैंने कोई अलग से नहीं बोला कॉस्ट दो, सारे अपलोड करा दिए, पीडीएफ भी डाल दी। अगर आपको किताब की नहीं जरूरत, आप किताब भी नहीं ले, क्यों खर्च करें, उसी से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब सिलेबस 2016 में आ जाते दोस्त। सिलेबस 2016 में तो क्वेश्चन का कुछ पता चला नहीं, पिछले 3-4 अटेम्प्ट से स्टिल ऐसा लगता है कि शायद अब भी लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार भी कुछ ठीक पेपर बना डालें। लेकिन मेरे जो कैटेगरी बनाने का तरीका रहेगा अब भी सेम रहेगा, क्योंकि मैं चलूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड। सिलेबस जो प्रेस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन एज पर इंडेस आपको करना ही है, वो आप करके ही जाएंगे। शेयर बेस्ड पेमेंट के क्वेश्चन आ ही रहे, गवर्नमेंट अकाउंटिंग वैल्यूएशन आ ही रहे। ये सारे जो इंडेस मैंने दिए हैं ये आप जरूर करेंगे, और इसके काउंटर के एस ऑटोमेटिक ही कवर हो जाते हैं उसमें, तो आपको काउंटर का एस नहीं करना पड़ेगा। और ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मैंने लिखे हैं ये आप जरूर रखेंगे। आपके कैटेगरी ए का हो गया। कैटेगरी में बी में अमालगमेशन और होल्डिंग एज पर एस आप करना चाहो तो कर लेना, वैसे उतना करना आसान है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो कर लेना। कोर्स का पार्ट नहीं है, और दोनों चैप्टर कोई जा करके अगर करके भी जाएगा तब भी एग्जाम में दोनों कर नहीं पाएगा, स्टिल आपकी मर्जी है। मैंने कैटेगरी 2 में रखा है, एस जो कैटेगरी 2 में रखा वो भी लिख दिया, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ओल्ड कोर्स में बहुत ज़्यादा नहीं, कैटेगरी बी में है, और बाकी सारे कैटेगरी सी में है। याद रखें, एग्जामिनेशन में आपको 2023 में नयापन जरूर दिखेगा। जितने मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं और जितनी मेरी एस्टिमेशन है, आपको एग्जाम जो 2023 में कंडक्ट होगा दिसंबर में 10 तारीख से, उसमें आपको बहुत चीजें नयापन दिख सकती हैं। इसलिए उसके लिए पहले से रेडी रहें। क्वेश्चन देख के घबराए नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया मैं कैसे करूंगा। क्वेश्चन को पढ़ें, आप अगर अच्छे से पढ़ें, जो मैंने बताया अगर आपने उसको फॉलो किया है तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। याद रहे, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन रट करके कि ये क्वेश्चन रट लिया या ये कॉन्सेप्ट रट लिया और एज इट इज आ जाएगा मैं छाप दूंगा, उसके लिए थोड़ा माइंड मेकअप करके जाना, क्योंकि सिचुएशंस बदल रहे हैं। सीए का भी पेपर हुआ है, वहां पर भी उन्होंने नए नए क्वेश्चन एफआर में डाले, पहली बार डाला है, तो आपको एग्जामिनेशन में नए क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपको पहली बार दिखें
लेकिन उसमें नयापन कोई कॉन्सेप्ट में नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और जो आपकी नॉलेज उसको अप्लाई करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। घबराना मत, मैं अभी आपको बता रहा हूं, घबराना मत। जितनी चीजें आपको मैंने करवाई हैं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, सिलेबस 22 को स्पेशली कह रहा हूं, सिलेबस 16 में कितना बदलाव आएगा मुझे नहीं लगता। अगर एज पर सिलेबस क्वेश्चन पूछ ले तो वही उसी के लिए उनको धन्यवाद करना पड़ेगा। ये बात मैं सिलेबस 22 के लिए बता रहा हूं। आपको नए क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको नए क्वेश्चन देखने को मिले तो आप घबराएंगे नहीं, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आपने नॉलेज एक्वायर की है उसको अप्लाई करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन का एफआर में लेंथ रहता है, इस बात का ध्यान रखना। ये बाद में मत, क्योंकि बाद में बच्चे चिल्लाने लगते बहुत लेंथी था फलाना, वो रहेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस कमजोर है, आपने हाथ से लिख करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो आप एग्जाम में आपको लेंथी क्वेश्चन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एफआर का क्वेश्चन हमेशा ही लेंथी रहता है, हर जगह ही लेंथी रहता है। उस बात का आपको ध्यान रखना है। चूंकि मैंने ये सारी बातें इसलिए बताई ताकि आपका माइंड में कब पहले से रहे, तो आपके लिए काम करना आसान होता है। और जो चीज मैंने आपको बताई, अगर आप वो कर पाएं तो आपके लिए हो सकता है एग्जाम थोड़ा और सॉफ्ट रहे, लेकिन इसमें थोड़ी एडिशनल मेहनत लगानी पड़ेगी। अगर आप कर पाएं तो, नहीं कर पाएं ज्यादा झंझट नहीं लेना। कॉन्सेप्ट आपको सारे पढ़ा रखे हैं, आप एग्जाम में उसे अच्छे से अप्लाई करेंगे, आपका एग्जाम अच्छा होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो रिवीजन करें, प्रैक्टिस करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, सिर्फ थ्योरी पर के रिवीजन नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ये सोचते इधर का इधर कर दिया, उधर का उधर कर दिया, उधर का। एग्जाम इससे नहीं निकलेगा दोस्त। एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर लिखने पड़ते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट पूरा थ्योरी वाला पेपर हो गया सिलेबस 22 में, लेकिन हमने जिस बच्चे को पढ़ाया था, कई बच्चे जो ग्रुप नहीं भी क्लियर कर पा रहे हैं, कॉस्ट ऑडिट में उनके 70 नंबर आए। क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ लिखवाया है। आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी है, लिख के। क्वेश्चन एफआर में भी लिख के प्रैक्टिस करनी है, बस ये नहीं ये इसका ठीक है, इसका ठीक है, ऑडिट करते रहते हैं, उससे प्रैक्टिस नहीं बनती, हाथ की एक्सेलेंसी नहीं बनती, एग्जाम में जाके क्वेश्चन छूट जाता है। आपके पास 1 महीना समय, आपको क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करना है। सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैंडेटरी है, उस पर ध्यान दीजिए, एग्जाम आपका जरूर निकलेगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा। कल जो आपका वीडियो आएगा कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट का आएगा, CFR का वीडियो था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।